हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को 11th की इकोनॉमिक्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जी हाँ बच्चों, आज हमारा जो है इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में पहले लेक्चर के अंदर मैं स्टेट्स लेकर आ रहा हूं, जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं प्यार से, और स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं हम लोग। वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का ही एक और पार्ट है बेटा। तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत सारी इसमें कैलकुलेशन मैथमेटिकली आपको देखने को मिलेगी, बट मैं यहाँ पर बहुत आसान आपके लिए कर दूंगा। यहाँ पर बेसिक पर आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है और पेशेंस रखने हैं बेटा, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके सभी डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिसको क्वेश्चन को आपको करना है बेटा। ठीक है, फिलहाल के लिए भी आपको यहाँ पर बेसिक अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ बहुत ही इनिशियल मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो बेटा, आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं बेटा, उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। इज दैट क्लियर? वो किस काम आता है, हमें पहले ये थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है बेटा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी दूंगा बेटा, जो भी आपको स्क्रीन में कुछ देर बाद में नजर आएंगे बेटा। उन नोट्स को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना बेटा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आपको 3 सब्जेक्ट्स के लिए अपनी अलग अलग नोटबुक बनानी है बेटा। ठीक है ना, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस की बेटा। तीनों की बना के रखो। हमारे शॉर्ट नोट्स और हमारे लेक्चर्स को टाइम टू टाइम आप लोग अटेंड करो, पूरे देखो, बीच में से स्किप मत करो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? तो चलो देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स का ही एक ब्रांच बोलो, मैथ्स का ही एक पार्ट मानो बेटा। तो ये मैथ्स का एक पार्ट होता है बेटा। इज दैट क्लियर? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, मैथ्स के इस ब्रांच का काम क्या होता है? तो इसका काम सिर्फ इतना सा है कि जितने भी डेटाज हैं उनको कलेक्ट करना। ठीक है ना, रियल लाइफ में जो भी डेटाज हैं उनको कलेक्ट करना, उन्हें कैलकुलेट करना, उन्हें एनालाइज करना, यही स्टैटिस्टिक्स होती हैं बेटा। अब थोड़ा सा एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं बेटा, तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे 11th क्लास के अंदर हैं बेटा। तो 11th क्लास में हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वेट के बिहाफ पर, कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके किन किन प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग वेट होते ही हैं बेटा ऑब्वियसली। तो हम उसको देखने वाले हैं, जैसे कि 40 kg से लेकर 50 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 kg से लेकर 70 kg के कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 kg से लेकर 90 kg तक कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आप रियल में अपनी क्लास के अंदर बच्चों का वेट लेकर देख रहे हो कि 40 से 50 kg के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 40 से 50 किलो के बीच में है, या फिर 60 से 70 किलो के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज डेटा होती है बेटा। तो डेटा किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना, ट्रेंड्स का हो सकता है, किसी भी चीज का डेटा जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो उससे आगे हमें और कैसे क्या करना है वो हमें मदद मिलती है। तो मैथ्स का जो दूसरा पार्ट मतलब ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, इसका काम यही होता है डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। ये काम होता है स्टैटिस्टिक्स, और इसको ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्टैट्स बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज समझते हुए जाना है। अब आप में से बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा, तो आप सोचेंगे अरे यार सर मीनिंग पता, मेन बात पर हो। बेटा देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके समझने में कभी ना कभी मिस हो गई हो, तो पेशेंस रखो बेटा। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज को क्लियर करेंगे, तो आप स्किप मत करो, हर चीज समझो। पता नहीं कौन सी ऐसी लेक्चर के अंदर आपको चीजें बता दी जाएं जो आपने कभी नहीं पता हो, आपके नॉलेज में मिस हो गया हो बेटा। तो इसलिए पेशेंस रखो और स्किप मत करना, और लेक्चर पूरा का पूरा अटेंड करना।
आपको बहुत सारे डाउट्स आपके मन के क्लियर होंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ पर क्या है, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना। बेस स्ट्रॉन्ग है बेटा तो आने वाले जो समय में आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग सिखाएंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा बेटा। तो स्टेट्स आपको समझ में आ गया बेटा, राइट? तो हम आज स्टेट्स के अंदर ना एक चैप्टर ले रहे हैं बेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब कैलकुलेट करना सेंट्रल टेंडेंसी को। ओके, अब कैलकुलेट करने से पहले सर इसमें भी आप सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बता दो सर। तो देखो बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, किसी भी प्रकार का आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा से एक एवरेज निकालना। क्या कहना बेटा? एक एवरेज फाइंड आउट करना कि एवरेज कितना आ रहा है। ठीक है ना, उसी ही सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इस एवरेज को सेंट्रल वैल्यू भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा यहां पर कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपके पास में है उसका एक फाइनल एवरेज निकालना, उसी को ही सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं बेटा। और एवरेज को यहां पर जो है सेंट्रल वैल्यू भी कहा जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया आपको? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। आ रही है मेरी बात सुनो बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। फिर भी बेटा कोई डाउट रहता है ना तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर चलेंगे व्हाट्सएप के, आप वहां पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़कर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में पूछ सकते हैं, अकाउंट्स में पूछ सकते हैं और बिजनेस में भी पूछ सकते हैं बेटा। आपको सभी का जवाब दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ बेटा, अकाउंट्स में कोई डाउट है तो आप अपनी बुक का वो क्वेश्चन का फोटो खींच कर भेज दें, ताकि हम आपको उसका एक आंसर सॉल्व करके दे देंगे। फिर उसमें कोई अगर डाउट आता है तो आप वहां चैट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको वहां पर भी सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेट्स का मीनिंग समझाया बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है एवरेज को कैलकुलेट करना। इज दैट क्लियर बेटा? अब एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के पास में 3 प्रकार के टूल्स होते हैं बेटा। यूं मानो आप 3 प्रकार के हथियार होते हैं इसके पास में। इन सब हथियारों को आप पहले से जानते हो। एक का नाम है मीन, दूसरे का नाम है मीडियन और तीसरे का नाम है मोड। इज दैट क्लियर बेटा? इन तीनों को आप अच्छे से जानते हो। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी में जब भी एवरेज या सेंट्रल वैल्यू निकाली जाती है बेटा, तो यहां पर इन 3 अलग अलग टूल्स की मदद से हम लोग सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बेटा। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। अब बेटा देखो क्या है, इन सभी टूल्स का अपना अपना एक क्या है, एक सर्विस देने का तरीका है। इज दैट क्लियर? कि ये अलग अलग तरीके से ही तीनों काम करते हैं। ये टूल्स करते तो एक ही चीज के लिए काम है, बट इनका काम करने का तरीका सबका अलग है। जैसे मीन है बेटा, तो आप यहां पर मीन के जरिए एवरेज निकाल सकते हो। कोई भी टोटल वैल्यू ऑफ डेटा है बेटा, ठीक है, उसको नंबर ऑफ डेटा से या नंबर ऑफ डेटा से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो मीन से एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे सेंट्रल टेंडेंसी इसमें फाइंड आउट करते हैं बेटा, कि इसमें हम क्या करते हैं बेटा, टोटल वैल्यू करते हैं, नंबर ऑफ डेटा से उसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो आपके पास में एवरेज निकलता है। मीन का निकलता तीनों से ही एवरेज है, तीनों ही एवरेज निकालते हैं, क्योंकि तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। और सेंट्रल का काम क्या होता है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना किसी भी डेटा का। इज दैट क्लियर? दूसरा बात करते हैं मीडियन की। तो बेटा देखो, मीडियन का मतलब क्या होता है, जब आपने कभी भी टेबल देखी होंगी स्टेट्स में, आपने 10th क्लास में भी किया होगा मीन मोड मीडियन, तो वहां पर जो सीरीज लिखी रहती है बेटा, उन सीरीज का मिड वैल्यू, उन सीरीज का मिड वैल्यू ही मीडियन होता है। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये लिखा हुआ है बेटा। अब इसमें क्या है, मीडियन कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे देखेंगे? तो सेंट्रल वैल्यू मेरे को 60 नजर आ रहा है दोनों, क्योंकि दोनों के बीचों बीच में है ये। इज दैट क्लियर? आपको नजर नहीं आ रहा होगा वहां पर, मैं इसको हटा देता हूं, ये देखो अब आप, ठीक है बेटा, ये पूरी सीरीज के बीचों बीच का है, तो ये मीडियन कहलाएगा। मिड वैल्यू जो होती है वही आपका मीडियन है बेटा, ठीक है ना।
जो सीरीज का बिल्कुल मिड वैल्यू है वही आपका मीडियन है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है अगर बात समझ में आपको आ रही है तो। बट बेटा देखो एक चीज मैं बता देता हूं, उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर कई बार n+1 करके कर देते हैं, कभी डायरेक्टली भी ले लेते हैं सर, तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम हो जाता है हमारे लिए मीडियन के अंदर। तो इसके डाउट को भी सर क्लियर करो। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल डाउट क्लियर करेंगे। तो देखो बेटा अगर ये जो सीरीज है अगर ये ओड नंबर में है, मेरी बात का ध्यान रखना, अच्छे से सुनना बेटा, क्योंकि आने वाले टाइम पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो आपको फिर डाउट आएगा अगर आप अभी यहां पर बात को ध्यान से नहीं समझेंगे तो। इज दैट क्लियर? तो बात ध्यान से समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये हो रहा है कि जैसे ओड, अगर ये ओड नंबर है, अगर ये क्या है बेटा ओड नंबर है, तो ओड नंबर में जो बीचों बीच के अंदर जो सीरीज होगी वही मिड वैल्यू कहलाई जाएगी बेटा, और वही मिड वैल्यू ही आपका मीडियन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अब देखो बेटा अगर मान लो सीरीज आपको मिड वैल्यू में नजर आ रही है, सीरीज अगर आपको मिड वैल्यू में नजर आ रही है बेटा कि हाँ भाई पूरी सीरीज इवन, मिड वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं भी गलत बोल रहा हूं सॉरी, अगर पूरी सीरीज अगर आपको इवन नंबर में नजर आ रही है बेटा, तो अब आप यहां पर मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इवन नंबर में सपोज करो ये इवन नंबर ही है, सपोज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों बीचों बीच की वैल्यूज है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों बीच की जो वैल्यूज है इन दोनों को लिया जाएगा, इनको जो है प्लस किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इस तरीके से आपका इसमें मीडियन आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से आप अपना मीडियन इसमें कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड में क्या है, जैसे मान लो ये 40 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है ना, फिर उसके बाद में 100 है। अब मोड इसमें क्या हो जाएगा बेटा? मोड इसमें ये हो जाएगा जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड है। अब यहां पर देखो 70 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब तो एक एक बार रिपीट हुए हैं, तो 70 यहां पर क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है अगर मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई है तो। मैं ज्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं डालूंगा बेटा, ठीक है ना। आप लोग बस इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, हम आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अब देखो बेटा, ये आपको मैंने थोड़ा सा पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी का समझाया है। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए भी समझा देता हूं, और आप वीडियो पोस्ट करके उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर बाद में आप लोग उसको नोटबुक में उतार लेंगे ताकि आप बाद में रिवाइज उसको कर सकोगे बेटा, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंटर वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर, अब देखो ये कितना आसान भाषा में है ना। अब क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूं इसलिए आपको ये बहुत इजी लग रहा है समझना, बस उतना सा डिफरेंस है। तो मैंने पहले आपको समझा दिया, अब अपन बुक की लैंग्वेज से उसको पढ़ रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्टैटिस्टिक्स के एवरेज होते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है। मैथमेटिकल में बेटा आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आते हैं बेटा। वहीं आपका पोजिशनल एवरेज में मीडियन आता है और पार्टीशन वैल्यू ऑफ मोड आता है बेटा, ठीक है ना। ये आपके दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है। ये नोट्स में आपके काम आएंगे बेटा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी फिर अपन न्यूमेरिकल्स में इसको अच्छे से समझ लेंगे। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। अर्थमेटिक मीन को बेटा देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मीन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, मीनिंग इज द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय द एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है बेटा। वही टोटल नंबर ऑफ आइटम को हम डिवाइड करते हैं बेटा। अब दो प्रकार के अर्थमेटिक मीन है बेटा हमारे पास में, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल सबसे पहले लेते हैं बेटा अपन। यहां पर सिंपल में हमारे पास में यहां पर जो है 3 सीरीज आएंगी, ठीक है। सीरीज मतलब टेबल्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सीरीज के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अगर इंडिविजुअल सीरीज है
तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है बेटा, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम नंबर ऑफ द आइटम, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आइटम्स आप कर दोगे बेटा, तो आपके पास जो है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकल कर आ जाएगा। वहीं बेटा आपका यहाँ पर शॉर्टकट मेथड है बेटा फॉर्मूला में, तो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर x के ऊपर मैंने बार लगा रखा है, x के ऊपर बार लगाने का मतलब होता है ये अरिथमेटिक मीन का साइन है बेटा। a यहाँ पर क्या है, एज्यूम्ड एवरेज है, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में एज्यूम्ड एवरेज कैसे निकाला जाता है। प्लस यहाँ पर ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा d डिवाइडेड बाय n, इज दैट क्लियर। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और आपका जो d है उसका मतलब होता है नेट सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज क्या होता है और d कैसे निकालते हैं, जो एज्यूम्ड एवरेज होता है उसको नंबर ऑफ डिवाइडेड करते हैं बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला इसको जाता है। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, तो यहाँ पर ये तीन मेथड से निकाले जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले अलग होते हैं जब हमारे पास में सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज अलग होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। देखो दोनों ही सीरीज अलग अलग तरीके से होती है, ये आपको जब अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा बेटा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड का बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी कोमा, है ना, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू सी। ये आपका बेटा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फॉर्मूला है बेटा। लास्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जहां पर डायरेक्ट मेथड में क्या है आपका सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड में क्या बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इन दोनों का मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। जो फॉर्मूला है उसमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है बेटा तो टेंशन मत लो। देखो फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाता है, और न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तभी हम फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। इसीलिए मैंने जितना आपको समझाया है उसको याद रखें बेटा, बाकी शॉर्ट नोट से उसको लिख लें, रिवाइज करें, क्योंकि फॉर्मूले को जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तभी हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा आप लोगों के लिए। आप इतना सा इसको, आपका जो होमवर्क है वो यही है कि इसको शॉर्ट नोट्स को आपको लिखना है, रिवाइज करना है। जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब वो नोट्स और वो फॉर्मूला आपके काम आने वाले हैं, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। मेरी तरफ से आज का आपके लिए यही होमवर्क है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।